नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य आज आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर उपस्थित हूँ। इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित हैं, मिश्रित हैं टॉपिक, जो शायद आपको पसंद आए और ये महत्वपूर्ण भी हैं आपके टीईटी के लिहाज से और एजुकेशन में समस्त पाठ्यक्रमों में ये आपको कारगर सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संज्ञानात्मक पक्ष के सभी पदों में पाई जाती है, यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी में प्रवेश करें तो देखेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष कहें तो उसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। तो इनमें सभी पदों में क्या पाई जाती है ये बताया गया। तो पहला इसमें गेस कीजिए, पहला है व्यवस्था ऑप्शन, दूसरा है पदानुक्रमितता, पदानुक्रमिता यानी क्रम से, क्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीसरा है संचयी प्रवृत्ति, चौथा है सभी। तो आप देखिए, गेस कीजिए। मैं तो बताऊंगा ही कि कौन सा सही है। यानी इसमें जो होता है पदानुक्रमिता, ये आपका सही होगा। ठीक, यानी एक दूसरे से स्टेप्स जुड़े हुए हैं। जब ज्ञान होगा बोध होगा, फिर प्रयोग होगा, बोध होगा तो आप प्रयोग करेंगे, प्रयोग होगा तो उसको प्रसार करेंगे यानी फैलाएंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण, जो आवश्यकता होगी वो निकाल लिया करेंगे हमेशा। विचारों में से विचार चुनते हैं, वस्तुओं में से वस्तु चुनते हैं जो नीड होगी उस समय आवश्यकता के अनुसार, और फिर मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करके ही आप अगला कदम बढ़ाते हैं, इसीलिए कहा गया है कि पदानुक्रम है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हमारा है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का, मूल्यांकन प्रणाली का, पाठ्यक्रम का, मूल्यांकन के उपकरणों का। यानी मूल्यांकन के उपकरण माने टूल वगैरह जो भी हम यूज करते हैं, प्रश्नावली हो, साक्षात्कार हो, निरीक्षण हो, अवलोकन हो, सारणी हो, टेबल्स हो और बाकी जो टेस्टेज हैं जो भी हैं मूल्यांकन के उपकरण। पाठ्यक्रम का यानी कैरिकुलम, मूल्यांकन प्रणाली का, किस सिस्टम किस पद्धति का मूल्यांकन करें, किस सिस्टम से। तो ये सब हैं। अब आपको देखिए कौन सा सही है, बताइए। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। ठीक, पहला क्या है? शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। सबसे पहले हम देख लें उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण है क्या? उपचारात्मक शिक्षण माने जब हम निदान कर लेते हैं समस्या कहाँ है, क्या है, डायग्नोस कर लेते हैं, किन छात्रों को है आदि। ठीक है, कौन कौन ऐसे छात्र हैं, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, समस्याएं का कारण है, क्यों जानते हैं, फिर क्या है यानी क्या उपचार किया जाए और कैसे किया जाए जो आगे समस्याएं न हो, ये सब हम पहले जान लेते हैं निदानात्मक शिक्षण में। उसके बाद हम उपचार करना प्रारंभ करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से हम चयन करते हैं शिक्षण नीतियों का और युक्तियों का, यानी स्ट्रेटजी, रणनीति, व्यूह आदि सब बनाते हैं, प्रविधियाँ रचते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं, ये कहा गया है। ये पहला हो गया, यानी ऑप्शन पहला सही। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न पत्रों की शब्दावली होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सरल प्रश्न है। प्रश्न पत्रों की शब्दावली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए, अनिश्चित होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सभी। यानी हम देखें इसमें, आप लोग सोचिए कौन सा सही हो सकता है, कुछ समय आप लोग ले लिया कीजिए। कौन सा होगा? निश्चित। हर प्रश्न एक जैसे होते हैं, उसमें वे जो होता है, जो प्रवाह होता है वो एक जैसा होता है, इसीलिए निश्चित कहा गया। अनिश्चित कि कोई कोई वो नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठता है। सरल, सरल हो सकता है, सभी हो ही नहीं सकता क्योंकि अनिश्चित लगा हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें
इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। कौन कौन से? एक निश्चित और दूसरा सरल। तो निश्चित एक सामान्य रूप से सही है, और सरल कहा जाए तो सभी प्रश्न सरल है। इसका वे दूसरा है, दो अर्थ निकलते हैं। एक सरल प्रश्न यानी सरल शब्द होने चाहिए, सरल शब्दावली होनी चाहिए, ये तो है ही है। लेकिन यदि ए और बी में सरल कर दिया जाता और कह दिया जाता सी में ए और बी दोनों, तब हम ए और बी दोनों यानी सी लगाते। लेकिन अब हम निश्चित ही लगाएंगे, क्योंकि प्रश्नों का स्वरूप एक जैसा होता है, इसलिए उनकी शब्दावलियाँ भी एक जैसी होती हैं। कुछ उदाहरण जैसे हम ले लें प्रश्नों का, तो देखिए लिखा जाएगा। कुछ उदाहरण लें तो क्या प्रश्न हमारे कैसे बनते हैं? उपचारात्मक परीक्षण क्या है? निदानात्मक परीक्षण की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रश्नों के चयन से आपका क्या अभिप्राय है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण लिखिए। मूल्यांकन अभिलेखीकरण क्या है? ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए, और मैं उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्तम परीक्षण में प्रश्नों के विशेष महत्व लिखिए। ब्लूप्रिंट तालिका से आप क्या समझते हैं? यानी कहने का मतलब जो होता है, जो प्रश्नावली शब्दावली होती है, प्रश्नावली की शब्दावली वो एक निश्चित फॉर्म में होती है, निश्चित प्रारूप में होती है, इसीलिए हम इसको निश्चित को सेलेक्ट करते हैं। निश्चित, ठीक, ये निश्चित हो जाएगा। यदि हमने बताया निश्चित होता, बी पे सरल होता, सी पे होता ए और बी दोनों, तब हम सी ऑप्शन चुनते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग कब किया गया? क्रियात्मक अनुसंधान माने एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये भी आता है प्रश्न। तो कब किया गया आप देखिएगा, इसमें 1947 आ रहा है ऑप्शन, 1954 आ रहा है, 1964 आ रहा है, और 1974। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, आप चुनिए, ये होगा, ठीक है। यानी 1964, 1964, ये ऑप्शन हमारा सही है। ये भी इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जा रहा है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग। अब देखिए इन्होंने कहा कि क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था भाई बताइए? सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये जनक कौन है इसके क्रियात्मक अनुसंधान के? स्टीफन एम कोरे। यद्यपि कई लोगों का योगदान है इसमें, लेकिन फिर भी ये इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए हम इनको चुनते हैं, ठीक है। ये स्टीफन एम कोरे, ये एक्शन रिसर्च के जनक हैं। इन्होंने इस क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। सेक्च। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्रियात्मक अनुसंधान में अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अध्ययन किया जाता है? विशुद्ध समस्याओं का। दूसरा है व्यवहारिक कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कक्षा 10 नहीं है, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। कक्षागत लिख दें क्या? चलिए लिख देते हैं कक्षागत। यहाँ पे हो जाएगा, ये कट करके लिख जाएगा कक्षागत, गा होता गत, यानी कक्षा से संबंधित, ठीक। कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं से। कक्षागत व्यवहारिक समस्या माने जो समस्याएं कक्षा में शिक्षण के दौरान आती हैं, उन्हीं का हम क्या करते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान में अध्ययन करते हैं। ये आंसर भी आपको पता चल गया, चलिए खैर टिक कर देते हैं। तीसरा हमारा था विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं का, यानी विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन एक्शन रिसर्च में नहीं होता है। विशुद्ध समस्याओं का भी नहीं होता है। ये सब मौलिक और मूलभूत आधारभूत सिद्धांतिक जो अनुसंधान हैं उनमें किए जाते हैं। तो ये हमारा विकल्प सही हो गया, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। क्या कहा गया है? कम महत्व है, अधिक महत्व है, विशेष महत्व है, कोई नहीं। यानी कि जो
शिक्षण प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण का, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यदि हम समस्या कहाँ है, समस्या क्यों है आदि का पता नहीं करेंगे, समस्या का निदान कैसे होगा, ये सब जो 5 पद दिए गए हैं निदानात्मक शिक्षण के स्तर में या निदान करने में, तो हम कैसे इस परीक्षण का महत्व समझ पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि निदानात्मक शिक्षण का विशेष महत्व है। ठीक, यानी अधिक महत्व तो नहीं है, कम महत्व भी नहीं है, कोई नहीं, ये भी गलत है, विशेष महत्व है। किसका? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण का विशेष महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, एक अच्छे परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एक अच्छे परीक्षण की कौन कौन सी विशेषता नहीं है। ये देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी विशेषता नहीं है कहा गया है, फिर से लेना पड़ेगा। हाँ देखिए क्या कहा गया, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला है वस्तुनिष्ठता, ये भी विशेषता है। दूसरा विश्वसनीयता, ये भी है। तीसरा वैधता, ये भी है। और चौथा विकल्प हमारा, यानी कि इसका मतलब ये सही होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, नहीं है कहा गया, नहीं है कहा गया, नहीं है कहा गया, जबकि ये विशेषताएं आपकी क्लियर। तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया वस्तुनिष्ठता, ये भी है। वस्तुनिष्ठता माने जिस पर आत्मनिष्ठता का प्रभाव, ऐसे परीक्षण जिस पर व्यक्ति का विशेष प्रभाव या आत्मगत प्रभाव न पड़े। ठीक, बार बार मूल्यांकन पर वह आंसर एक ही दे, वही उत्तर मिले जो उत्तर एक बार प्राप्त हुआ है, वही वस्तुनिष्ठता होता है। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक प्रश्न हम लेते हैं तो एक प्रश्न का एक उत्तर ही होगा, चाहे जितनी बार उसका मूल्यांकन किया जाए। किसी व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आयु का, हंसी खुशी प्रभाव का, आत्मनिष्ठता का, एंगल का, जैसे दृष्टिकोण जो होता है हमारे दृष्टिकोण से ये सही है, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक ही रहेगा। विश्वसनीयता, यानी वस्तुनिष्ठता है तो विश्वसनीयता भी बनी रहती है। वैधता माने जिस काम के लिए, जिस परीक्षण के लिए हमारा मूल्यांकन प्रपत्र या प्रश्नावली या उपकरण बनाया गया है वह उस काम को बखूबी कर रहा है, तो वो वैधता है। तो इसीलिए कहा गया एक अच्छे परीक्षण का कौन सा विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता हमारी सभी नहीं है, क्योंकि सभी हमारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निदान प्रक्रिया के 5 महत्वपूर्ण पद लिखिए, या 5 महत्वपूर्ण पद कौन कौन से। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न या महत्वपूर्ण है ज्ञान हमारे लिए, इसलिए हम इस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप लोग गौर कीजिएगा। तो निदान माने क्या होता है, पहचान करना, समस्या की पहचान करना। तो समस्या की पहचान करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो उसमें हम 5 चरणों को अपनाते हैं। 5 ही महत्वपूर्ण पद है। यद्यपि ये क्रम या ये विचार ये कोई इस तरीके से नहीं है कि इसको एक ऑथेंटिक या विशेष नियम माना जाए, लेकिन फिर भी ये हर जगह उपयोग में लाया जा रहा है। पहला कहा गया कि निदान के लिए जो 5 स्तर हैं वो इस प्रक्रिया में सबसे पहले देखा जाता है कि जानने का प्रयास किया जाता है कि कौन से छात्र हैं जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं, ऐसे बालकों की पहचान करना, यानी हु, यानी कौन। दूसरा पॉइंट होता है, इसके उपरांत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि त्रुटियां कहाँ हैं, वेयर, यानी त्रुटियां कहाँ पर हैं वो जानना है। तीसरा है हमारा कठिनाई की प्रकृति जानने के बाद यह जाना जाता है कि त्रुटियों के कारण, क्या कारण है, ये क्या, ठीक, ये व्हाई, क्यों, क्या, यह प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। ठीक, व्हाई। अगला, यानी कि कारणों को जब हम जान लेते हैं तो विचार किया जाता है कि उपचार में क्या किया जाए। इसका कोई विशेष नियम नहीं है उपचार का, इस पे शिक्षक निर्भर करता है, अभिभावक निर्भर करता है कि उसको क्या उपचार देना है। यानी जैसे चिकित्सक तय करता है कि कौन सी टेबलेट, कौन सी इंजेक्शन, कौन सी कंपनी का क्या करना है, क्या देना है, कि एडमिट करने की आवश्यकता है आदि नहीं है, रिमीडियल ट्रीटमेंट में क्या करना है वो उसी पर डिपेंड करेगा। इसीलिए कहा गया कोई विशेष नियम नहीं है। अगला बिंदु है कि
उपचार देने के बाद ही यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि इनके परिणामों को ध्यान में रखकर यह भी विचार किया जाता है कि ऐसा क्या किया जाए कि वह समस्याएं उत्पन्न ही न हों, यानी आगे समस्याएं न क्रिएट हों। शिक्षण कार्य कैसे किया जाए जिससे समस्याएं उत्पन्न ना हो पर बल दिया जाता है, हाउ, यानी पांचवा आखिरी बिंदु। यानी इसको शार्ट में हम देखें तो पहला पॉइंट हो गया हु, यानी कौन, ऐसे कौन से छात्र जिन्हें निदान की आवश्यकता है, यानी जिनकी पहचान करना है हमें, पहली बात। दूसरी बात है कहाँ, वेयर, यानी छात्रों को कहाँ समस्याएं हैं ये प्रक्रिया में शामिल है। तीसरा है क्यों, वाई, यानी समस्या क्यों है इसका कारण जानना है। चौथा क्या, व्हाट, यानी क्या उपचार और सुझाव दिए जाएं, उपचार में क्या किया जाए। अगला लास्ट पॉइंट हमारा है हाउ, यानी कि समस्या की रोकथाम कैसे की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। यदि पसंद आए वीडियो तो आप लोग लाइक और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपकी सेवा में सतत प्रयत्नशील रहते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको सहयोग मिले और बहुत सरल तरीके से, बहुत मंद गति से और बहुत ही हम धैर्यपूर्वक समझाने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि हम शैक्षिक तकनीकी में कहिए या नवाचार में कहिए लर्नर ही हैं और व्यक्ति हमेशा लर्नर रहता है, तो जो त्रुटियां यदि हो जाएं वरिष्ठ लोग उसको क्षमा करेंगे, छोटे लोग नज़रानंदाज करेंगे और उस पर विश्लेषण करेंगे। उनको सीखने का अवसर है, उस पर आँख बंद करके भरोसा न करें। वही छात्र अच्छा और उत्तम माना जाएगा, विशेष माना जाएगा और आगे बढ़ेगा जो आँख बंद करके विश्वास नहीं करेगा। नहीं तो वो क्या होगा, समर्पण हो जाएगा, हम जितना दे देंगे उतना ले लोगे, संतुष्ट हो जाओगे और फिर आगे आप पढ़ने की चेष्टा नहीं करोगे। ये आज का हमारा मंत्र है, ले लीजिएगा। धन्यवाद।